इजराइल और लेबनान की सीमा पर तनाव जिस तरह उबल रहा है वो पूरे क्षेत्र को नए संकट की ओर ढकेलता दिखाई देता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों ने साफ कहा है कि इजरायली सेना ब्लू लाइन के पास जिस कंक्रीट टी वॉल का निर्माण कर रही है वो लेबनान की जमीन में घुस चुका है और अब लगभग 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र लेबनानी जनता के लिए पहुंच से बाहर हो गया है, जिससे ये सवाल फिर उठने लगा है कि आखिर हिजबुल्ला को निशाना बनाने के नाम पर इजराइल किस तरह अंदर ही अंदर अपने सैन्य एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है और 5 पहाड़ी इलाकों पर कब्जा करने के बाद भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दे रहा। दूसरी तरफ जब हॉर्मुज जलडमरू मध्यम में मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले तेल वाहक जहाज तलारा को ईरानी फोर्सेज ने रोक लिया और अमेरिकी अधिकारी ये दावा करने लगे कि ईरान ने जहाज को जबरदस्ती अपनी समुद्री सीमा में ले जाकर कंट्रोल किया, तो हालात और तनावपूर्ण हो गए। खासकर जब प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी एम्ब्रे यूके एमटीओ और जहाज प्रबंधन कंपनी सभी अलग अलग कोणों से इस घटना की पुष्टि कर रहे थे कि 3 छोटी नावें जहाज की रफ्तार रोकने के लिए बढ़ी और जहाज ईरानी जल सीमा में डाइवर्ट कर दिया गया, जबकि ईरान अब तक इस मसले पर चुप्पी साधे बैठा है और अमेरिका इसे 2019 की माइन अटैक और 2021 के ड्रोन स्ट्राइक जैसी घटनाओं की कड़ी में देख रहा था। इसी बीच कश्मीर में नौगाम पुलिस स्टेशन पर जब जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट समेत भारी विस्फोटकों की जांच की जा रही थी, तभी देर रात ऐसा भयानक धमाका हुआ कि 9 लोगों की जान चली गई। स्टेशन का एक हिस्सा ढह गया, कई गाड़ियां चकनाचूर हो गईं और शवों के टुकड़े 300 फीट दूर तक बिखर गए, जिससे एक बार फिर ये सवाल उठने लगा कि आखिर ये विस्फोटक बनाए किस मकसद से जा रहे थे और जांच पड़ताल के दौरान इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। वहीं दुनिया की राजनीति में एक अजीब लेकिन चर्चित पल देखने को मिला जब वॉशिंगटन में सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शारा की मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने हंसी मजाक करते हुए उनके ऊपर अचानक परफ्यूम छिड़क दिया और उनसे ये पूछ बैठे कि उनके कितनी पत्नियां हैं, जिस पर शारा पहले थोड़ा असहज हुए लेकिन फिर मुस्कान के साथ कहा कि उनकी सिर्फ एक पत्नी है। और ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया, खासकर इसलिए क्योंकि ये पहला मौका था जब कोई सीरियाई नेता अमेरिका पहुंचा और 2 देशों के बीच रिश्तों में ये मुलाकात एक नई दिशा का प्रतीक बताई जा रही है, जबकि ट्रंप प्रशासन ने इस मुलाकात के साथ ही सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए रोकने का ऐलान किया। इसके बाद जब अमेरिका ने ताइवान को $330 मिलियन मूल्य के सैन्य उपकरणों की बिक्री की मंजूरी दी, तो चीन ने तुरंत विरोध जताया और कहा कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, जबकि दूसरी ओर जापान और चीन की बयानबाजी ने भी माहौल को और गर्म कर दिया, खासकर तब जब जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा कि ताइवान पर हमले की स्थिति में जापान सामूहिक आत्मरक्षा के तहत सैन्य सहयोग दे सकता है, जिस पर चीन ने कड़ा ऐतराज जताया और जापानी राजदूत को तलब कर अपनी नाराजगी दर्ज कराई। ये साफ संकेत देता है कि पूर्वी एशिया की राजनीतिक जमीन अगले महीनों में और अस्थिर हो सकती है। इधर रूस पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद नोवोरोसियस से तेल निर्यात रोकना पड़ा, जिससे वैश्विक तेल कीमतों में तुरंत 2% से अधिक की छलांग लग गई और इसी बीच कीव पर रूसी हमले बढ़ने से कई इमारतें, स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए और 7 लोगों की मौत हो गई, जिससे ये बात और स्पष्ट होती जा रही है कि युद्ध न सिर्फ मोर्चे पर बल्कि अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर भी गहरी चोट पहुंचा रहा है। इस बीच अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप, जो चुनाव प्रचार के दौरान लगातार दावा करते रहे थे कि वे व्लादिमीर के साथ शांति स्थापित करेंगे और यूक्रेन युद्ध खत्म करेंगे, अब खुद ये कहने लगे हैं कि हर बातचीत अच्छी होती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती। और उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के मॉस्को दौरों पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि वो अक्सर रूस की स्थिति को गलत समझ लेते थे और पुतिन की ओर से किसी वास्तविक रियायत की उम्मीद कर लेते थे, जबकि वास्तविकता बिल्कुल उलट थी। अलास्का में हुए पुतिन ट्रंप शिखर सम्मेलन का अचानक छोटा कर दिया जाना भी इसी असफलता की एक मिसाल बन गया, जहां न तो कोई युद्ध विराम का रास्ता निकला और न ही किसी समझौते का संकेत, बल्कि बाद में फाइनेंशियल टाइम्स और कूटनीतिक सूत्रों ने यह बताया कि पुतिन ने यूक्रेन की आत्मसमर्पण की मांग रखी और दनबास पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं, जिसे अमेरिका स्वीकार नहीं कर सकता था। ताज़ा दौर की बातचीत में भी रूस ने वही पुराने कठोर शर्तें दोहराईं, यूक्रेन की 5 क्षेत्रों में रूसी संप्रभुता को मान्यता, यूक्रेन का सैन्य निष्क्रियता, निष्पक्षता और पश्चिमी प्रतिबंधों का अंत। वहीं अमेरिका और कीव अब भी इस बात पर अड़े हैं कि किसी भी समझौते का आधार पहले युद्ध विराम होना चाहिए। लेकिन इसी बीच तुर्की के विदेश मंत्री ने यह कहकर कुछ हलचल पैदा की कि रूस मौजूदा फ्रंटलाइन के आधार पर किसी समझौते के लिए तैयार हो सकता है, हालांकि दनबास पर पूरा नियंत्रण पाने की इच्छा अब भी बनी हुई है।
ट्रंप की टीम की सोच एक रियल एस्टेट डील जैसी थी, लेकिन रूस के लिए ये लड़ाई जमीन की नहीं बल्कि यूक्रेन की संप्रभुता और उसकी भविष्य की दिशा तय करने की लड़ाई है। और यही वजह है कि सुरक्षा गारंटी का मुद्दा सबसे कठिन बन गया है, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन के पास वो सैन्य ताकत बने जो भविष्य में फिर खतरा पैदा करे, जबकि यूक्रेन को नेटो और अमेरिका से मजबूत सुरक्षा आश्वासन चाहिए। और जब इस माह बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन की योजना भी धरी की धरी रह गई, क्योंकि रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की सिर्फ एक हल्की बातचीत के बाद कोई प्रगति नहीं हुई, तो ये साफ हो गया कि दोनों पक्ष पहले से ज्यादा दूर हो चुके हैं। इसी बीच यूरोपीय देशों ने ट्रंप को बार बार समझाने की कोशिश की कि पुतिन वास्तव में समझौते की दिशा में नहीं बढ़ रहे, और इसे साबित करने की कोशिश में हर संभव कूटनीतिक दबाव बनाया, जबकि रूस का आरोप है कि यूरोप बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। नतीजा यह है कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी अलास्का वार्ता का कोई समाधान सामने नहीं आया, बल्कि अमेरिका ने रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए, जिस पर पुतिन ने कहा कि वो दबाव में नीति नहीं बदलेंगे। और इस सबके बीच रूस ने अपने परमाणु क्षमता वाले मिसाइलों और अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण कर ये दिखा दिया कि वो तनकर खड़ा है, जिससे ये साफ हो जाता है कि दुनिया एक खतरनाक वक्त से गुजर रही है, जहां एक तरफ सीमाओं पर दीवारें खड़ी हो रही हैं, दूसरी तरफ समुद्र में जहाज रोके जा रहे हैं, कूटनीति बार बार असफल हो रही है और बड़े राष्ट्र अपनी शक्ति दिखाने में लगे हैं। ऐसे माहौल में आम लोग, चाहे वो लेबनान के हों, कश्मीर के हों, यूक्रेन के हों या रूस के प्रतिबंधों से जूझ रही अर्थव्यवस्था के, सभी तनाव और अनिश्चितता की कीमत चुका रहे हैं। और सवाल यह है कि इस सारी भू राजनीतिक खींचतान में शांति का रास्ता आखिर कहाँ है, क्योंकि हर मोर्चे पर जो दिख रहा है वो सिर्फ बढ़ता हुआ अविश्वास, कठोर बयान, टूटती बातचीत और डर का माहौल है। और यही वास्तविकता आज की दुनिया का सबसे बड़ा संकट बन गई है।